बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक न्यूज़ और ये आने वाला जो वीक है ये कैसा रह सकता है, इसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किन स्टॉक्स को हमने फोकस करना है फॉर स्विंग ट्रेड, या यहाँ पर हमने उसको अपने पोर्टफोलियो में जो है वो लेकर आना है फॉर शॉर्ट टर्म गेन, जो कि आगे अब रिज़ल्ट सीज़न भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप समझ लें कि 3 माह का अगर हम टारगेट लेकर चलें मैक्सिमम साइड पे, तो उसमें हमें एक अच्छा गेन मिल सकता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जितने मैक्सिमम स्टॉक्स को हम डिस्कस कर सकते हैं डिफरेंट सेक्टर्स के, जिनको हम वीकली वीडियो में यूजुअली डिस्कस करते हैं कि उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कहाँ पे एवरेज करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट का आप सबको पता है, फ्राइडे को एक जो सी है पॉजिटिव क्लोजिंग आई, वॉल्यूम अगेन अभी तक जो से हैं वो काफ़ी लो साइड पे हैं। उसकी रीज़न्स हम डिस्कस करते रहते हैं। अब वीकेंड में अभी तक देखें तो पॉलिटिकल साइड पे कोई ऐसा सच थ्रेट नहीं है मार्केट को इमीडिएट, जो कि मार्केट पे नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सके। असम्बलियाँ टूटनी है कि नहीं टूटनी है, खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की, और कब टूट रही है इसके बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। बातचीत चल रही है डिफरेंट सतह पर। सो पॉलिटिकल साइड पे तो एज सच कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसको देखते हुए जो है ना वो मार्केट जो है उसका इफ़ेक्ट भी ले और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो परफॉर्म करे। तो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर इस वक्त जो सा मैटर कर रहा है मार्केट के लिए, वो आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन है, जिसमें ख़ास तौर पे फॉरेन रिजर्व्स का मामला काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ है कि बहुत डाउन साइड पे चले गए हैं। अब जो मसले थे, जो प्रॉब्लम्स थे, वो तो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो गई पिछले वीक्स में और पिछले दिनों में, डिफ़ॉल्ट की बातें भी और तमाम चीज़, जिसकी वजह से एक आपने देखा कि मार्केट बड़ी ही डल, रेंज बाउंड और लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड करती रही। आपने देखा कि वॉल्यूम्स बहुत ही कम रहे और मार्केट बिल्कुल एक दिन अगर थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोजिंग देती थी तो नेक्स्ट डे वो एक नेगेटिव क्लोजिंग देती थी। तो ये तमाम चीज़ें जो सी हैं वो डिस्कस भी हो चुकी, उनका इम्पैक्ट भी आ चुका, मार्केट बड़ी ही डल मूवमेंट भी दे चुकी। अब जो बातें अगर आप देखें वीकेंड पे हो रही हैं, वो हो रही हैं बेसिकली कि इसमें से निकलना कैसे है, कहाँ से हमने फाइनेंशियल असिस्टेंस लेनी है। सऊदीया के साथ एक डील की बात करनी है कि उनसे अगर हमें $3 बिलियन तक जो है वो मिल जाए। उसमें चाइना भी आ सकता है आने वाले दिनों में, एशियन डेवलपमेंट बैंक, कुछ और फ्रेंडली कंट्रीज़ भी आ सकते हैं। तो अब कहने का मकसद ये है कि एक प्रॉब्लम का इम्पैक्ट आ चुका है। अब आने वाले दिनों में कुछ न्यूज़ आती हैं, कुछ कंफर्मेशन आती हैं, कुछ सपोर्टिव न्यूज़ आती हैं, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट मार्केट पे डाल सकती हैं। मीनवाइल अगर पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें स्टेटस को में चलती हैं, तो यहाँ पर हमें जो हमने लास्ट वीक में प्लान किया था कि हमने डिप पे चीज़ें बाई करनी, एवरेज करनी है, तो उनका एक पॉजिटिव मूव और एक रिकवरी और एक गेन जो है वो आप इन आने वाले दिनों में देख सकते हैं। और यही स्ट्रेटजी थी, और कल के लिए भी हमने जो है वो प्लान ऐसे ही करना है कि किन चीज़ों को हमने टारगेट करना है जिनमें से हमें अच्छी स्विंग ट्रेड भी मिल सकती है, और अगर हम उनको होल्ड करें तब भी हमें एक अच्छा गेन मिल सकता है। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम आज की वीडियो में स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जब डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स को कि उनमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्लस कुछ सेक्टर्स, तो सेक्टर्स में आईटी टॉप प्रायोरिटी पे एज़ यूजुअल, ऑयल एंड गैस में भी अब अगेन आपको जो सा मूवमेंट नज़र आ सकती है, पोटेंशियल है, क्योंकि सऊदीया की तरफ से इन्वेस्टमेंट आती है, फर्दर कोई प्रोजेक्ट अनाउंस होते हैं तो ज़्यादा फोकस उनका ऑयल एंड गैस सेक्टर पे ही होता है। और इसके अलावा शुगर सेक्टर, जिसको पहले भी हमने एक दफ़ा डिस्कस किया था, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो जो सी है मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है आज ही अपलोड कर दूं, कि उसमें कौन से 3-4 स्टॉक्स हैं जिनको हम इस वक्त टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि उनका वो टाइम आ रहा है जहाँ पे उनमें अनकरीब जो है वो रैली एक्सपेक्टेड है। और इस वॉलेटाइल मार्केट में और पीछे जो एक डिप आया मार्केट में, काफ़ी मार्केट जो सी डल रही, उसमें भी शुगर सेक्टर के स्टॉक्स जो हमने कुछ डिस्कस किए थे वो बड़ा ही स्ट्रांगली जो है उन्होंने अपनी प्राइस को होल्ड किया, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो अभी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं आज के लिए कौन कौन से स्टॉक्स को हमने इस वीक में टारगेट करना है। उसमें सबसे पहले अगर थोड़ा सा फूड सेक्टर में आ जाए तो मिचेल्स। मिचेल जो है इसने पहले भी हमें इस साल बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया था। अभी दोबारा भी जब हमने इसको टारगेट किया 80 से नीचे, तो वहाँ से भी अगर आप देखें तो स्टिल बड़ा अच्छा गेन दे चुका है ऑलरेडी, और अभी भी पॉजिटिव साइड पे ट्रेड कर रहा है, और नेगेटिव मार्केट में भी काफ़ी हद तक ये अब देखें तो ये दोबारा अपनी वही प्राइस जो 80 के आसपास जो बेस्ट प्राइस है वहाँ पे नहीं गया, बल्कि इसने अपने आप को सस्टेन किया है। और जैसे ही ये 90 से नीचे ज़रा 88 तक गया था, वहाँ से इमीडिएटली बाउंस बैक करके इसने जो क्लोजिंग है
वो फिर 90 से ऊपर की दी है। तो अभी भी अगर आप देखें तो जो प्राइस है मिचेल्स की, अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट करते हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं, तो उस लिहाज से तो मैं हमेशा कहता हूँ कि 100 से नीचे जो भी प्राइस है वो बड़ी अच्छी प्राइस है मिचेल्स में एंट्री लेने के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म को टारगेट करते हैं या शॉर्ट ट्रेड को टारगेट करते हैं, तो इस वक्त ये तकरीबन 92 के पास जो सा ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे आप डिप पे 90 के आसपास जो सा है वो बाय कर सकते हैं। तो 90 के आसपास बाय करना या 90 से नीचे बाय करने का मतलब है कि आपको विद इन अ वीक जो सा है एक ट्रेड मिल सकती है, या चंद दिनों में, जिसमें आप 5-6 रुपये का या 7-8 ये मैक्सिमम जो से रेंज बनती है आपकी, वहाँ पर आप जो सा है वो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, एक आपको स्विंग ट्रेड मिल सकती है। और अगर आप इसको कम से कम 3 से 4 माह के लिए होल्डिंग लेकर चलें, तो फिर जो आने वाले इसके रिज़ल्ट हैं जो ड्यू हैं, 30 सितंबर का रिज़ल्ट भी ड्यू है, और डेफिनेटली 31 दिसंबर की जब क्लोजिंग आएगी तो उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा, तो इनमें अगर इम्प्रूवमेंट आती है और जो ये अच्छा खासा लॉस इसने शो किया था जून क्लोजिंग के रिज़ल्ट में, तो वो आप देखेंगे कि इसमें जो इसकी एक रैली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो जब रैली बनेगी तो फिर शायद इसका जो नेक्स्ट लेवल होगा प्राइस का, वो शायद जो रेंज बनेगी वो उम्मीद है कि शायद 130 से ऊपर की बने। तो वहाँ से आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना अच्छा गेन जो सा इसमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको टारगेट किया हुआ है। उसके बाद हाँ जी, नेक्स्ट एक स्टॉक है प्रीमा। प्रीमा का भी आप सबको पता है, इसका ब्रांड का भी पता है आपको। इसकी जो रिसेंट परफॉर्मेंस है, अगर आप इसका 3 मंथ्स का भी डाटा देखें तो इसका जो तकरीबन रेंज बनती है वो 18 to 25 की रेंज बनती है। और अभी इसमें जो डिप आया है, क्योंकि इसका जो 30 सितंबर का रिज़ल्ट आया था वो थोड़ा सा अर्निंग कम हुई थी, उसमें सेल्स इनकी इंक्रीज़ थी, लेकिन फाइनेंशियल कॉस्ट जो सी थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जो इनके मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंस हैं वो ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा ईपीएस कम आई है, जिसकी वजह से ये इसमें डिप आया। बट अगेन ये वो स्टॉक है, जब भी ये 19 से नीचे आता है तो वहाँ से इमीडिएटली बाउंस बैक करता है। और आपने फ्राइडे को भी देखा कि इसने जो सा है वो एकदम जो सा है 64 पैसा के साथ जो सा है अपनी एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी। तो प्रीमा को आप डिप पे इस वीक में टारगेट कर सकते हैं। अगर ये आपको 19 से नीचे मिलता है तो वहाँ पर आप इसको टारगेट करें। अभी इसकी जो क्लोजिंग आई है 19.19 की क्लोजिंग है, तो डिप पे आप इसको बिल्कुल बाय कर सकते हैं। और यहाँ से आपको इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो सा है ये 2-3 रुपये का बड़ा इमीडिएट गेन दे सकता है, और यहाँ से फर्दर डिप के चांसेस बहुत कम है। तो प्रीमा एक्चुअली इस वक्त टारगेट करने का मकसद ये है कि यहाँ से रिस्क इसका मिनिमम है और यहाँ से अपसाइड के चांसेस जो से हैं वो बड़े ब्राइट हैं, और आप मिनिमम रिस्क के साथ एक अच्छा गेन जो है इसमें कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएं आईटी सेक्टर में। सिस्टम, सबसे पहले सिस्टम का हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। जिन दोस्तों ने शुरू से टारगेट किया हुआ है, जब हमने मेंशन किया था बड़े अच्छे प्रॉफिट में है, 500 से ऊपर जब गया था, और जब ये 500 से ऊपर गया था तो हमने कहा था कि वहाँ पे आप एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग जो सी है वो ज़रूर कर लें, क्योंकि ऑलरेडी जो सा काफ़ी अच्छा गेन ये दे चुका है। तो जिन्होंने तो वहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग की है पार्शियल या कंप्लीट, तो वो डिप पे दोबारा इसको बाय बैक कर सकते हैं अगर ये 480 से नीचे आपको मिलता है तो क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा प्रॉफिट होगा और यहाँ से फिर इसमें जो सा एक बाउंस बैक आएगा तो इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह आप जो सा सिस्टम में साथ साथ जो सा है वो शॉर्ट ट्रेड्स के थ्रू एक अच्छा प्रॉफिट जो सा है वो गेन कर सकते हैं। स्टिल इसमें पोटेंशियल है 500 से ऊपर सस्टेन करने का भी और फर्दर मूव करने का भी, बट डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा गेन ऑलरेडी कर चुका है, तो यहाँ पर पूरी इन्वेस्टमेंट नए सिरे से करना थोड़ा सा जो सा है वो रिस्की हो सकता है। तो उनके लिए ये स्ट्रेटजी है जिन्होंने पहले बाय किया और टाइमली इसमें प्रॉफिट टेकिंग की। उसके बाद आ जाएं जी वेंसियन एवियन, बेहतरीन प्राइस पे अवेलेबल है इस वक्त, जिनसे मिस हो चुका है आईटी सेक्टर में, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एवियन को इस प्राइस पे टारगेट कर लें। बड़ी अच्छी प्राइस पे है, जो रिसेंट डिप है उसकी वजह से ये इस वक्त 75 के आसपास आ रहा है, अदरवाइज़ ये तकरीबन 82 to 78 की प्राइस के दरमियान ज़्यादातर जो है वो ट्रेड करता रहा है। रैली ड्यूएस की और इमीडिएट टारगेट आप 100 प्लस का कर सकते हैं इन आई थिंक अ मंथ टाइम। और उसके बाद फर्दर अगर मार्केट ने सपोर्ट किया तो ये जो दिसंबर क्लोजिंग का रिज़ल्ट आएगा उसके अनाउंसमेंट से पहले ये आपको 130 प्लस की प्राइस भी दिखा सकता है। फर्दर डाउन साइड के चांसेस बहुत कम हैं, इसलिए एवियन को आप पीस ऑफ माइंड के साथ यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं फॉर बाइंग, फॉर एवरेज या बायबैक के लिए। उसके बाद है जी नेटसोल। नेटसोल को भी दोबारा आप टारगेट कर सकते हैं इस वीक में। जिन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है 115 पे जो रखा था,
और फिर यही था कि जब ये 103 के पास या 105 से नीचे है तो वहाँ पे आप अपनी बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिन्होंने तो कर लिया वो होल्ड करें, जो करना चाहते हैं इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो वो इसको फिर फर्दर डिप पे जो सा है 105 से नीचे आप बाय जो सा है वो कर सकते हैं। अभी भी जो इसकी प्राइस है 105.6 के पास इसकी क्लोजिंग आई है, तो थोड़े से डिप पे आप इसको कल टारगेट कर सकते हैं फॉर एवरेज, फॉर बाय बैक, या जो सा अगर आप इसको बाय भी करना चाहें। लेकिन नए जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इसको फर्स्ट टाइम अगर बाय करना है तो वो फिर ये है कि इसको आपने पार्शियल बाइंग करनी है, ना कि वन गो में जो सा यहाँ पे बाय करनी है। जिन्होंने शुरू से बाय किया हुआ है 90 के आसपास या 100 से बिलो, वो अपनी क्वांटिटी को होल्ड करें, और अगर वो मज़ीद ऐड करना चाहते हैं तो वो डिप पे ऐड कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में इसको भी आप इजीली 120 प्लस का टारगेट तो रख सकते हैं इंशाल्लाह ताला विद इन अ मंथ टाइम। और अगर चीज़ें इसी तरह चलती तो नेक्स्ट रिज़ल्ट अनाउंसमेंट से पहले इसमें बड़ी अच्छी रैली जो सी है वो एक्सपेक्टेड है। उसके बाद आ जाते हैं जी हैस्कोल में। हैस्कोल ने भी रिसेंट अगर आप देखें जो भी डिप आया है और मार्केट ने प्रेशर भी लिया है, मार्केट डल भी रही है, तो उसमें हैस्कोल ने अपनी प्राइस को बड़ा ज़बरदस्त मेंटेन किया है। और जो हम डिस्कस करते थे कि जो इसकी फ़र्स्ट एक प्राइस रेंज बनी थी, जो बेस्ट बाइंग बनती थी, वो 6.5 के आसपास बनती थी। उसके बाद जब हमने 8 से ऊपर इसको जो सा प्रॉफिट टेकिंग की और 8 का स्टॉप लॉस रखा था, जब इसने 8 को क्रॉस किया तो दोबारा हमने इसको टारगेट किया था 7.5 के आसपास। तो अगर आप देखें तो वर्स्ट के सिनेरियो में भी इसने जो सा है वो अपनी प्राइस ज़्यादा ब्रेक नहीं की। तो इसलिए हैस्कोल को आप इजीली जो सा है वो 7.5 के आसपास या 7.5 टू 7.7 के दरमियान आपको जहाँ पे भी मिले वहाँ पे आप इसको बायबैक कर सकते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने पहले इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर ली हुई है तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। जो नए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पहले नहीं की, वो भी इसको बाइंग कर सकते हैं। बट उनके लिए ज़रूरी है कि वो वन गो में बाय ना करें, बल्कि पार्शियल बाइंग जो सी है वो करें और कुछ कैश जो सा होल्ड रखें, ताकि अगर किसी वजह से फर्दर डिप आते तो वहाँ पे एवरेज कर सकें। आने वाले दिनों में इसमें अच्छी न्यूज़ एक्सपेक्टेड है। ब्राइट चांसेस हैं कि डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकल है, और अगर ऐसा होता है तो फिर ये, जैसा कि पहले मेंशन किया था, इजीली आप इसको डबल डिजिट में देख सकते हैं, जो कि परसेंटेज वाइज बड़ा अच्छा गेन जो सा है वो बन सकता है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद आ जाए जी रिफाइनरी सेक्टर में। अटक रिफाइनरी, ये भी बेहतरीन स्टॉक, बड़ा अच्छा प्रॉफिट दिया है। 165 का स्टॉप लॉस रखा था हमने जब इसने 170 क्रॉस किया था। तो जिन्होंने तो स्टॉप लॉस लगाया था उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, या जिन्होंने 170 के पास जो सा है प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी उनको हमने यही सजेस्ट किया था कि इसको आप दोबारा जो सा है ये 155 के पास जो सा आता है तो वहाँ पे आप बाय बैक कर सकते हैं। तो उनके लिए अगेन वही स्ट्रेटजी है कि इसको आप डिप पे बाय बैक कर सकते हैं, और यहाँ से फर्दर इसमें पूरा पोटेंशियल है कि आने वाले दिनों में ये दोबारा 170 भी क्रॉस करेगा। इवन इसमें पूरा पोटेंशियल है कि ये 200 को भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रैली में क्रॉस करेगा, और नेक्स्ट रिज़ल्ट अनाउंसमेंट से पहले इसमें ये प्राइस को रीच करना जो है वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। हाँ, जो पहली दफ़ा इसमें बाइंग करना चाहते हैं तो उनके लिए बाकी स्टॉक्स की तरह इनमें भी वही स्ट्रेटजी जो सी रखें कि वो फिर पार्शियल बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं डिप पे, और फर्दर कैश कुछ अपने पास होल्ड कर लें, ताकि अगर फर्दर कोई इसमें डिप आता है तो वहाँ पे फिर हम डिस्कस कर लेंगे कि वहाँ पे इसको एवरेज करना जो सा वो ज़रूरी होगा। तो इस तरह आप एक बेहतर प्राइस के साथ इसमें एंट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट है जी पीआरएल पाकिस्तान रिफाइनरी। ये काफ़ी अरसे से अगर आप देखें तो ये भी एक रेंज बाउंड एक्टिविटी दे रहा है और थोड़ा प्रेशर में है। तो इसमें भी एक रैली ड्यू है। जिनके पास ऊपर की बाइंग है वो उसको होल्ड करें, और 16 से नीचे जो इस वक्त इसकी प्राइस 15.66 है, यहाँ पर, यहाँ फर्दर अगर कोई डिप इसमें आता है, यहाँ 16 से नीचे कोई भी प्राइस आपको मिले तो वहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं। इसका जो टारगेट हमने सेट किया हुआ है प्रॉफिट टेकिंग का वो 20 है, और अगर यहाँ पे आप एवरेज करते हैं तो अगर आपकी बाइंग सपोज 17 प्लस की है या 18 की भी है तो आपकी एक एवरेज प्राइस बेहतर हो जाएगी, और जैसे ही ये फिर इवन 19 क्रॉस करेगा तो आप एक अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो वहाँ पर हम फिर इसमें फर्दर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ज़रा ओजीडीसी और पीपीएल। सेम ही स्ट्रेटजी दोनों में है, और दोनों ही इस वक्त जोन से हैं वो उस रेंज में है। ख़ास तौर पे ओजीडीसी जो कि एक अच्छी स्विंग हमें देता रहा है इस पूरे साल में, बट उस वक्त इसका जो एक्स होने से पहले जो प्राइस रेंज बनती थी वो तकरीबन 77-76 से लेकर 85 की रेंज बनती थी, जहाँ पर ये एक अच्छी स्विंग ट्रेड देता था। एक्स होने के बाद और फर्दर आप देखें इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि क्रूड ऑयल में काफ़ी ज़्यादा जो सा वो डिप आया प्राइसेस में, तो उसकी वजह से इसकी जो प्राइस अब बन रही है, जो बेस्ट बाइंग प्राइस बन जाती है वो अगर आप देखें तो ये 71-72 के आसपास अगर आप इसमें बाय करें
तो आपको यहाँ से एक अच्छी 6-7 रुपये की एक स्विंग ट्रेड मिल सकती है। प्लस यहाँ से फर्दर डाउनसाइड के चांसेस काफ़ी कम है। तो OGDC को भी अगर आप मिनिमम रिस्क के साथ जो सा है किसी स्टॉक में एंट्री लेना चाहें तो वो आप OGDC में जो प्रेजेंट प्राइस है तकरीबन 72 की बनती है, वहाँ पर या उससे नीचे जो सा डिप पे आप एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट हबको। हबको को भी मैं ज़रूर वीकेंड की वीडियो में इसलिए मेंशन करता हूँ कि ये वो स्टॉक है जो इस वक्त जिस प्राइस पे अवेलेबल है, दिस इज़ द बेस्ट प्राइस। यहाँ पर यहाँ से नीचे अगर आपको जितना नीचे मिले उतना बेहतर है, यहाँ पे भी मिले कोई मसला नहीं है। आप इसको बाय करें, एवरेज करें या बाय बैक करें, इसको अगर आप लेके चलें साथ होल्डिंग में, तो यहाँ से आपको ना सिर्फ कैपिटल गेन अच्छा मिलेगा, प्लस जो इसके पे आउट आते हैं वो तो आपके लिए एक एडिशन जो सी है वो प्रॉफिटेबिलिटी में होती जाएगी। तो नॉर्मली जो स्टॉक्स होते हैं जो कि पे आउट वाले डिविडेंड वाले स्टॉक्स होते हैं, वो समटाइम उनमें इतनी ज़्यादा डिप पे आपको मौका नहीं मिलता कि उनमें अच्छा कैपिटल गेन भी हो सके। तो आपको इस वक्त जिस प्राइस रेंज में है यहाँ पर एक अच्छा पे आउट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एक अच्छा कैपिटल गेन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये प्राइस पे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं तो यहाँ पे एंट्री लें, रादर कि जब यहाँ से ये 10-15 रुपये ऊपर चला जाए वहाँ जाके आप एंट्री लें। उसके बाद आ जाएं जी GGL। इसको भी हम टाइम टू टाइम डिस्कस यही करते हैं कि जो इनकी इस प्राइस थी इस वक्त गनी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं वो बहुत ही तकरीबन बॉटम आउट हुई थी। उसके ऊपर इन्होंने बोनस दिया, फिर एक्स हुआ, और यहाँ से फिर आप देखें तो फ्राइडे को पूरे ही गनी ग्रुप में एक अच्छी मूवमेंट आई थी। तो रीज़न यही थी कि बोनस होने के बाद, एक्स होने के बाद अगर अपनी प्राइस को रिकवर कर जाता तो इमीडिएटली 10% का गेन तो आप सिक्योर कर ही लेंगे। ये प्राइसेस जो हैं इस वक्त वो सिक्योर प्राइसेस हैं काफ़ी हद तक, बट गनी ग्रुप में थोड़ा सा आपको होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि ये उस वक्त चलेंगे जब मार्केट थोड़ा सा अपने आप को स्टेबलाइज करेगी। तो यहाँ से WGL को आप इजीली 20+ का टारगेट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। हाँ, जो प्राइस अवेलेबल है इस वक्त वहाँ पर आप इसमें डिप पे एंट्री बिल्कुल ले सकते हैं। वो हमने पहले भी सजेस्ट किया था इसके एक्स होने से पहले। तो जिन दोस्तों ने ली हुई है वहाँ पे एवरेज किया हुआ है, तो वो जो एवरेज वाली प्राइस है वो जब आपको उसमें गेन मिले तो उसकी आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। 17 के आसपास या 16+ से ऊपर जाए तो वहाँ पे आप उसकी प्रॉफिट टेकिंग करें, और जो आपने अगर कोई हाई साइड पे बाई किया हुआ तो उसको आप होल्ड कर सकते हैं फर्दर अपसाइड मूवमेंट के लिए। तो इस तरह ये है कि हाफ़ क्वांटिटी को आप ट्रेड करते रहें 2-3 रुपये के स्पैन में, और बाकी आपको आप अगर आप होल्ड करें 20 के टारगेट के लिए, तो आप ओवरऑल जब तक ये 20 पे जाएगा आप अपनी पूरा जो है लॉस भी रिकवर कर सकते हैं और अच्छा पॉजिटिव साइड गेन पे भी आ सकते हैं। उसके बाद है जी TPLP जोन सा इस वक्त तो हम वेट कर रहे हैं इसमें प्रॉफिट टेकिंग का, क्योंकि इसकी जो स्विंग ट्रेड थी जब ये 18 के पास आया था तब मेंशन किया था, और वहाँ पर बाय ऑलरेडी हम कर चुके हैं। मैं वीडियो में भी बताता रहा हूँ, प्लस प्राइवेट में भी जो दोस्त मेरे साथ इनलाइन हैं वो हम बाइंग कर चुके हैं, और अब हम वेट कर रहे हैं कि जैसे ही 20 से ऊपर जाएगा तो वहाँ पे हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। बार बार मेंशन कर चुका हूँ इसकी जो स्विंग ट्रेड बनती है वो इस पूरे साल में इसने 12 दफ़ा तकरीबन 18 के आसपास या उससे नीचे आप बाय करें, और उसके बाद आप 22, 21 वहाँ पर आप इसको प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशन। तो अभी भी जिन्होंने 18 के पास इसको बाय किया है वो 20 का वेट करें, जैसे ही 20 से ऊपर जाए तो वहाँ पे या तो 20 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें या वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। उसके बाद आ जाएंगे फाइनल वन IDYM। इसको मेंशन करने का मकसद है इसका रीसेंट रिजल्ट आया है, उसके बाद इसमें लोअर लॉक लगा, बहुत से दोस्तों के पास इसकी होल्डिंग थी, तो इसलिए इसको डिस्कस करना ज़रूरी था। देखें IDYM का रिज़ल्ट आप सबको पता है, आउटस्टैंडिंग EPS आई है 184 की EPS। आप समझ सकते हैं कि उसमें, और उसमें कितनी ग्रोथ थी वो भी आपको पता है। अच्छा, हिस्टोरिकली देखें तो आपके जो ये जून रिज़ल्ट आ रहा है इसमें ज़्यादातर वो कभी भी पे आउट नहीं देता IDYM, लेकिन क्योंकि इसकी मीटिंग इतनी डिले होती रही तो एक वो थोड़ा सा एक आ रहा था कि शायद सरप्राइज़ कोई पे आउट दे सकता है। बट डेफिनेटली आपको पता है हिस्टोरिकली जो पूरा सिनेरियो इस वक्त चल रहा है, जिस स्टॉक का भी रिजल्ट आता है वो जितना मर्जी अच्छा रिजल्ट हो, अगर वो पे आउट नहीं देता अच्छा तो उसमें फिर एक डिप आता है, और यही IDYM के साथ हुआ। इसने एक लोअर लॉक लगाया, लेकिन उसके बाद देखें नेक्स्ट डे से ही इसने अपनी प्राइस को थोड़ा सा सस्टेन किया। तो बेसिकली जिनके पास भी जो हमारी बाइंग रेंज हमने रखी हुई थी वो तकरीबन 200 टू 230 के दरमियान थी, जहाँ पे हम इसको मेंशन करते रहते थे, और साइड आइटम में हमने यही कहा था इसको लॉन्ग टर्म के लिए आपने जो सा वो रखना है। ज़्यादातर ये जो सा अपना पे आउट देता है हमेशा वो देता है 31 दिसंबर की क्लोजिंग के जो रिज़ल्ट्स आते हैं, यानी जो कि तकरीबन नॉर्मली फरवरी में रिज़ल्ट अनाउंसमेंट होती है तो उसमें देता है।
तो वहाँ पर फिर एक अच्छी रैली एक्सपेक्टेड होती है। अभी जो इसके काफ़ी देर से डिलेड रिज़ल्ट आए हैं, तो अभी इसके 30 सितंबर के रिज़ल्ट भी ड्यू हैं और उसके बाद फिर आगे दिसंबर क्लोजिंग के रिज़ल्ट भी आएंगे। सो ये इस वक्त जो इसको आपने स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो ये है कि अब आप इसको फर्दर जो इसकी प्राइस अभी क्लोज़ हुई है वो 191 की प्राइस आई है। यहाँ पर आप इसको डिप पे एवरेज कर सकते हैं। यहाँ से आप एवरेज करेंगे, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसी वीक में इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि 200 की प्राइस को दोबारा जो है वो क्रॉस करके ऊपर अपने आप को ले आएगा। तो ये है कि उस फिर जो क्वांटिटी आपने अभी बाय करें वो तकरीबन 10-15 रुपये के गेन पे आप उसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और जो आपने क्वांटिटी जो सी है वो तकरीबन अगर 220 230 के पास बाय की हुई है उसको आप होल्ड करें। और अब फर्दर जो है इसके अब जो रिज़ल्ट आएंगे उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये दोबारा से अपनी प्राइस जो सी है वो रिकवर कर सकता है। जो रैली है इसकी वो होपफुली दिसंबर क्लोजिंग के रिज़ल्ट के बाद आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल अच्छा ग्रुप है। इनका जो ग्रुप कंपनी है ट्रैवलर्स, अगर आप देखें तो वो ऑलरेडी बड़ा अच्छा रिज़ल्ट अनाउंस कर चुकी है। और नॉर्मली जो वो ट्रेड करती थी तकरीबन 90 के आसपास, वो इस वक्त अगर आप देखें तो वो 140 का हाई लगा चुकी है। तो इसलिए आप IDYM को इसमें पैनिक की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप यहाँ पे एवरेज करें और उस एवरेज क्वांटिटी को आप जैसे ही ऊपर जाए तो वहाँ पे उसकी प्रॉफिट टेकिंग करें। तो इंशाल्लाह ताला फर्दर इसमें सा है जो टारगेट है हमारा कि वो जो पे आउट अनाउंसमेंट आएगी इसकी उसमें फर्दर सा है आप वो रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो थी जी आज की वीडियो। इसके अलावा कल के लिए हमारी स्ट्रेटजी जो सी है वो सारी हमने इन स्टॉक्स में तो डिस्कस कर ली कि कहाँ कहाँ पर हम किन स्टॉक्स को एवरेज करना है, बायबैक करना है, एंट्री लेनी है, और क्या हमारे कुछ स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड मिल सकती है, कुछ स्टॉक्स को हमने जो है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो टारगेट किया हुआ है। तो कल के लिए बाकी ओवरऑल आई थिंक ये वीक थोड़ा बेहतर जो है साबित हो सकता है अगर खुदा न खासा पॉलिटिकल साइड पे कोई बैड न्यूज़ ना आई। क्योंकि जो मैक्सिमम पैनिक या जो मैक्सिमम न्यूज़ आनी थी इकोनॉमिक साइड पे, जो प्रॉब्लम डिस्कस होनी थी वो लास्ट वीक में हो चुकी। अब जो डिस्कशन हो रही है वो ज़्यादा ये हो रही है कि बेल आउट के लिए हमने कौन कौन से जो से हैं चीज़ों को, सोर्सेज को जो है वो इनलाइन करना है। तो उस लिहाज से बेहतर जो है कुछ सपोर्टिव न्यूज़ आ सकती हैं। बाकी शुगर सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पे मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली कोशिश यही होगी कि वो आज ही अपलोड हो जाए या कल तक आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। बाकी कल फर्दर मार्केट क्लोजिंग के बाद क्या न्यूज़ आती हैं, कौन से कुछ और स्टॉक्स हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं और किस में हमारी क्या स्ट्रेटजी चाहिए, ये हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।